Hello, students. There is an interesting saying which says every morning you have two choices: continue to sleep with your dreams or wake up and chase them. आप सोच रहे होंगे ऐसे सेइंग के साथ मैं अपना मॉर्निंग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा सेइंग के साथ मैं अपना डे क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे सेइंग के साथ मैं अपना वीडियो क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ. वेरी सिंपल रीजन. We, the ICSE students, are approaching our board examination. एंड अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो काउंटिंग द डेज वी आर नाउ लेफ्ट विथ 55 डेज. अब डेज कर लो कैलकुलेट. वी आर स्टार्टिंग आवर एग्जाम ऑन 5th ऑफ मे और आज से अगर हम डेज कैलकुलेट करते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ 55 डेज. I will say that these 55 days are very crucial 55 days. Why crucial? अगर हम वर्ड बाय वर्ड भी जाते हैं तो crucial has 4 different meanings और चारों के मीनिंग्स हमारे यहाँ पे सूट होने वाले हैं. Crucial means critical. Of course, these remaining 55 days are very critical for us. They are critical for that student who has already completed the studies because इस 55 days में जो ऑलरेडी पढ़ चुका है, जो ऑलरेडी कर चुका है, उसका उसे रिवीजन करना है और वो भी इस तरह से रिवीजन करना है कि उसको मैक्सिमम मार्क्स मिले. और ये इसलिए भी क्रूशियल है, उन स्टूडेंट के लिए भी क्रूशियल है जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया होगा. वी आर अबाउट टू स्टार्ट स्टडीज ऐसा भी अगर है तो भी दे आर क्रूशियल बिकॉज इस 55 डेज में आपको अपने डेज को इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि आप अपना मैक्सिमम स्टडी कंप्लीट करो सो दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स. क्रूशियल का दूसरा मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट. यस, ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन 55 डेज में आप जो कुछ भी करोगे वो हमारे पूरे स्टडीज को, पूरे रिजल्ट को डिफाइन करने वाला है. क्रूशियल का दूसरा मीनिंग होता है हाई प्रायोरिटी. यस, ऑफ कोर्स दिस 55 days are highly prioritized days because इन 55 days में हम हमारे पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते. These 55 days are highly prioritized days for our studies. और crucial का एक और मीनिंग होता है compelling. Compelling, of course, we need to do the studies compulsorily for this remaining 55 days. अब जाके हम हमारे रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो रिजल्ट हमें चाहिए. थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मैं ऐसे कहूंगा that for these 55 days we must have our day to day planning ready with us. मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऐसे बोला जाता है कि समय जब नाच नाचाता है तो सभी सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं एंड ये अपना वही टाइम है. इफ यू डू नॉट हैव योर डे टू डे प्लानिंग फॉर द रेस्ट ऑफ 55 डेज तो सिचुएशन ऐसा होगा कि जितने भी आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे, जितने भी आपके रिलेटिव्स होंगे, वो जब भी मिलेंगे वो अपना एक प्लानिंग आपको देने बैठ जाएंगे. इस बात का मौका उनको मत दो. स्टार्ट डूइंग योर ओन प्लान फॉर द ईच एंड एवरी डे व्हिच इज लेफ्ट टू योर बोर्ड एग्जाम्स. मैंने अगर आपके देखा, सामने देखा तो वी कैन सी देयर इज अ कैलेंडर केप्ट एंड व्हिच इज ब्लैंक. और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ आईसीएससी, स्पेशली एज अ स्टूडेंट ऑफ ओमकार इंटरनेशनल स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ रियल एकेडमी, ऐसे मानकर चलता हूँ कि इस 55 डेज प्लानिंग इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज ऑलरेडी स्कूल ने या क्लास ने हमारे लिए वो चीज प्लान कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, योर स्कूल इज प्लानिंग टू स्टार्ट विद एग्जाम्स फ्रॉम द कमिंग 15th ऑफ मार्च. और अगर हम अभी से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, लाइक एग्जाम्पल टुडेज डेट इज 11th मार्च, आज आपके क्लास में 2 लेक्चर्स हैं ऑनलाइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप पूरा दिन अपना स्टडी के लिए डेडिकेट कर सकते हो. इफ यू लुक एट योर टाइम टेबल व्हिच इज गिवन बाय स्कूल, आपके स्कूल के टाइम टेबल के हिसाब से आप 11th, 12th, 13th को हिंदी, मराठी, इंग्लिश लैंग्वेज और ज्योग्राफी की पढ़ाई आपको करनी चाहिए. उसके पेपर प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, उसका रिवीजन आपको करना चाहिए बिकॉज आपके स्कूल के टाइम टेबल में इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए देयर इज नो हॉलीडे गिवन. ये तीनों सब्जेक्ट्स का पेपर जो है उसके लिए हॉलीडे नहीं दिया गया है. बट अगर आप बाकी के पेपर्स देखोगे, फॉर एग्जांपल 15th मार्च को वी हैव फिजिक्स, आई कैन डेडिकेट माय 14th मार्च एंटायरली फॉर फिजिक्स. ऑफ कोर्स 15th मार्च फिजिक्स के पेपर के बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ाई करोगे एंड देन 16th मार्च को यू विल बी गिविंग द पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सिमिलरली 18th का हिस्ट्री सिविक्स है, यू कैन डेडिकेट अ कंप्लीट डे ऑफ 17th फॉर हिस्ट्री सिविक्स.
20th को केमिस्ट्री का पेपर है, यू कैन डेडिकेट अ कंप्लीट डे ऑफ केमिस्ट्री फॉर 19th मार्च। इस तरह से हर एग्जाम के आगे पीछे यू हैव गैप्स गिवन बाय स्कूल, जिसके वजह से आप अपने डेज को उस तरह से अलाइन कर सकते हो, उस तरह से प्लान कर सकते हो। अब बाकी रहा कि उन दिनों में आप क्या करोगे, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके केमिस्ट्री के सारे लेसन पढ़कर हो चुके हैं, ऑब्वियसली ऑन दी डे ऑफ 19 या फिर इवन 18 से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर यू कंप्लीट द हिस्ट्री सिविक्स पेपर, start revising the chemistry and keep it as a target that before the exam on 20th March, 18th का हाफ डे, 19th का फुल डे एंड 20th का भी थोड़ा बहुत टाइम आपको मिल जाएगा, इसमें आप केमिस्ट्री को टारगेट रख के कम से कम 2 बार पूरा रिवाइज करोगे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। यू कैन डू दिस प्लानिंग फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली केमिस्ट्री, आप सारे सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मैथ्स के लिए सोच रहे हो तो मैथ्स में आपको 2 दिन का हॉलीडे दिया गया है, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन मैथ्स फ्रॉम 27th इटसेल्फ। 27th का हाफ डे, 28th का फुल डे, 29th का फुल डे एंड 30th को यू कैन डू द एग्जाम ऑफ मैथ्स इन स्कूल एग्जाम्स। अब ये तो हो गया मार्च तक का प्लानिंग, बट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्लानिंग ऑफ स्कूल, हम क्लास में एग्जाम प्लान करने वाले हैं, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of April। रियल एकेडमी का एग्जाम प्लान होगा, सेम तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो जैसे मैंने स्कूल के लिए कहा, बिकॉज यू कैन सी दैट फ्रॉम 2nd April till 18th April वी हैव प्लान्ड एग्जाम ऑन अल्टरनेट डेज। यानी फिर से एक बार आपको हर एग्जाम के लिए 2 दिन का टाइम मिल ही जाएगा, 2 दिन का समय मिल ही जाएगा। सो मैं ऐसे कहूंगा कि आपको अपने डेट्स को प्लान करने के लिए जो एग्जाम का टाइम टेबल दिया गया है, उसी तरह से अगर आप उसे डिवाइड भी करते हो तो भी फॉर एवरी सब्जेक्ट यू आर वेटिंग 2 days फॉर रिवीजन, 2 days फॉर स्टडीज इन स्कूल, 2 days फॉर रिवीजन, 2 days फॉर स्टडीज इन क्लास। इस तरह से टोटल 4 दिन आप 18th अप्रैल के पहले फॉर एवरी सब्जेक्ट डेडिकेट कर सकते हो। मैं एक बार फिर से कहूंगा, यहाँ पर समय हाथ से निकल जाने के बाद केवल पश्चाताप ही हाथ लगता है। तो ये जो टाइम है आपका क्रूशियल टाइम जिसे मैंने कहा, ये अगर आप हाथ से छोड़ देते हो तो बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। सो प्लान यूर ईच एंड एवरी डे सो दैट कोई भी रिलेटिव, कोई भी फैमिली फ्रेंड आपको ये नहीं आके कहे कि तू ये कर, तू वो कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर। यू शुड हैव योर ओन प्लानिंग फॉर ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मिनट। एंड रहे बात बाकी दिनों का, दैट इज फ्रॉम 19th April to 30th April, मैं इन पूरे दिनों को डेडिकेट करूंगा फॉर रिगरस रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग। इन ऑल दीज डेज जो मैंने अभी आपको बताया है, आपको अगर कोई चीज में डाउट्स आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो यू कैन एनीवेज एनी टाइम कॉल मी एंड टेल मी व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स। आई विल एश्योर यू कि मेरे एंड से कोई भी टीचर का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। द टीचर विल ऑलवेज हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट। सो रिगरस रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग आपको लगेगा टिल द अप्रैल। आफ्टर दैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 दिन जो है मई के, इनको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। आई विल से दैट ये डिपेंड करेगा कि 30th अप्रैल तक आपको कौन से सब्जेक्ट्स की ज्यादा जरूरत है। उन सब्जेक्ट को आप अलग से निकाल के रखो 4 दिन के लिए। उनका पढ़ाई, उनका रिवीजन अगर ज्यादा लगता है तो वो आपको वहां पे कंप्लीट करना है। एंड देन फ्रॉम द 5th May यू विल स्टार्ट योर एग्जाम्स। I will start with the second part of my video, इसमें मैं आपको मैथ्स के अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। तो सिंपल पार्ट है मैथ्स का, जिसको मैं यहाँ पे 1 by 1 बताना शुरू करूंगा। जनरली ऐसे होता है that when it comes to maths, many a times it becomes a nightmare to students। बच्चों को लगता है अरे हम तो कितना प्रैक्टिस करते हैं बट मार्क्स नहीं आता है। बट अगर ऐसा है कि मार्क्स आपको बार बार करने से भी नहीं आ रहा है, या बार बार कर चुके हो तो भी और भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आई विल से दैट अगर आप सब्जेक्ट की पढ़ाई थोड़े प्रॉपर डायरेक्शन में करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। पीपल से दैट ओनली द स्टूडेंट्स विद अ रैशनल बेंट ऑफ माइंड अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स। अब ये जो रैशनल बेंट वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट which helps in developing a rational thinking and a logical approach in a student। एंड जहां तक मुझे मालूम है, लॉजिकल थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग का पार्ट जब आता है तो हमारे इतने बच्चे मैच्योर्ड है कि वो ऑलरेडी ये थिंकिंग करते हैं। ओनली द थिंग इज
वो थिंकिंग उनका मैथ्स में कहीं ना कहीं पे काम नहीं आ रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मैं एज अ टिप्स आपको बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रख के सॉल्व करने हैं। So I am dividing these tips in two parts. One is during exam preparation. Exam preparation के टाइम में आपको क्या करना चाहिए? एक फर्स्ट पार्ट में मैं ऐसे कहूंगा that I know that the entire mathematics is based on theorems, concepts, formulae and methods. So इन सब चीजों पे अगर है ये मालूम है मुझे, तो मैं ऐसे कहूंगा that it is always better कि आप इन सब बातों को, थियरम्स को, फॉर्मूले को, कंसेप्ट्स को, मेथड्स को, अगर पॉसिबल होता है तो एक अलग बुक्स में एज अ चार्ट उसको लिख लो, एज अ बंच ऑफ फॉर्मूले उसको लिख लो। यू कैन रीड एंड ब्रश देम व्हेनेवर यू विल गो फॉर प्रैक्टिसिंग इट अगेन एंड अगेन। यानी आप कोई भी चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक बार उस चैप्टर के सारे थियरम्स, फॉर्मूले, मेथड्स जो भी आपने लिखे हैं, एक बार रिवाइज कर लो एंड देन स्टार्ट विद द वर्क। और ये ऐसे भी आपको हेल्पफुल होगा कि व्हेन एग्जाम टाइम विल कम, लास्ट मिनट में आपको रिवाइज करना है एग्जाम हॉल में जाने से 1 घंटे पहले, तो भी आप ये सारे फॉर्मूले, थियरम्स पढ़ लेते हो, तब भी आपका ये हेल्पफुल बनता है। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको एक अलग सा बुक बनाना चाहिए जिसमें आप सारे थियरम्स, फॉर्मूले, मेथड्स लिख कर रखो। ऑलरेडी अगर किसी ने ये बनाया है तो इट इज वेरी गुड, यूज इट रेगुलरली, ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट इज वेरी गुड, वो तो होना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर आप उन सारे अंडरस्टैंडिंग पार्ट को लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे सॉल्विंग के लिए मैंने 2-3 चीजें लिखे हुए। आइडियल वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप देखोगे ध्यान से तो IDEAL, आइडियल वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। वन इज आइडेंटिफाई, मीन्स आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, और उस हर टाइप के लिए लगने वाले फॉर्मूले आपके पास डिफाइंड होने चाहिए। सो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन, हर प्रॉब्लम को लगने वाला कंसेप्ट आपके पास डिफाइंड होना चाहिए, हर क्वेश्चंस को लगने वाला थियरम आपके पास डिफाइंड होना चाहिए। सो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड डिफाइन द प्रॉब्लम्स। अगर ये सिर्फ करते समय ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो उस फॉर्मूलों को छोड़ के, उस कंसेप्ट्स को छोड़ के, उस थियरम्स को छोड़ के अलग से आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। आइडेंटिफाई, डिफाइन, एक्सप्लोर, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हर चैप्टर में गिने चुने 2 या 3 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको हर चैप्टर में से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, हर प्रॉब्लम को लगने वाले फॉर्मूले, थियरम्स, कंसेप्ट्स को डिफाइन करना है। अगर उन सारे थियरम्स, प्रॉब्लम्स के अलावा भी कुछ और क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करना है। आप जब इस तरह से लिस्ट आउट करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस कि आपको किन किन प्रॉब्लम्स पे, किन किन टाइप्स के प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है, सॉल्व करना है। और ये जब करोगे आप, automatically whenever you will sit for solving maths, whenever you will sit for practicing maths, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाओगे। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है लुक बैक, इट मींस रिवाइज द थिंग्स अगेन एंड अगेन। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा ये चांस बढ़ेगा कि आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। यानी मैथ अगर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मार्क्स फुल लाने हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ मैथ्स टेक्स्ट बुक। पर्टिकुलरली अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है हु इज विलिंग टू स्कोर 100 ऑफ 100 इन मैथ्स, तो जान कर लो इन योर टेक्स्ट बुक ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं बचना चाहिए जो आपको नहीं मालूम है। अगर ऐसा कोई है तो प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ दैट एंड रीच टू योर टीचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड गेट दैट सॉल्व। एंड टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, टू इम्प्रूव योर स्कोरिंग कैपेसिटी, आपको मैथ्स को लिखकर ही प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड आइडियल वे ऑफ नोइंग वेदर यू नो मैथ्स और नॉट इज सॉल्व द पेपर्स, मैक्सिमम पेपर्स। प्रीवियस ईयर के पेपर ले लो, प्रैक्टिस पेपर ले लो। जितना ज्यादा आप पेपर्स सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि आपको मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, इसके पहले भी मैंने डाउट्स के बारे में डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। दिस टाइम व्हेन आई एम सेइंग डाउट्स, इट मींस डाउट्स 2 प्रकार के आएंगे। वन,
is when you studied, when you practiced, and you came across the problem. And second one, when you solved the papers and you came across the problems. But whenever you come across the problems, address your problem areas outright. Many a times it is seen that students come across the problem, but they keep it aside. ये सोच कर के हम बाद में पूछ लेंगे. Don't do that. जितने बार आप ये करोगे, उतना ही वो accommodate होते जाएगा, and then later on it will become a burden to get it solved by the teachers or to get it solved by any other friend. उतना burden होने मत दो. जितने जल्दी आप उसको solve कर सकते हो, solve करके ले सकते हो, उतना आपके लिए better रहेगा. And then time management. Of course, आपको सिर्फ मैथ्स तो करना है नहीं. You need to manage your time with the other subjects also. मैंने जनरली जो ICSE के बच्चे उनको ऐसे बताया है that जितना मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आप फुल मार्क्स की तरफ जा सकते हो, उतना आपके लिए बेटर रहेगा. एंड ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो ट्रू दैट जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स आपके फुल मार्क्स के लिए होंगे, उतने सब्जेक्ट्स के लिए rather बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको अपना टाइम मैनेज करना चाहिए. But particularly if you ask me for mathematics, I will suggest आप अपने डेली शेड्यूल में कम से कम 2 से 2.5 घंटा आप राइटिंग वर्क के लिए रखो, जिसमें मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो सकते हैं, बायोलॉजी के डायग्राम्स हो सकते हैं, ज्योग्राफी के मैप्स हो सकते हैं. बट ये जो भी छोटे छोटे चीजें हैं जिसमें आपको मार्क्स फेच करना इजी है, उन्हें आपको लूज करके नहीं चलेगा. यू नीड टू मैनेज योर टाइम ऑन डेली बेसिस इन सच अ वे दैट आप मैक्सिमम पढ़ाई सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर पाओ, जिसमें आपका मैथ भी आएगा. सो मैंने आपको 2 चीजें बताई है. एक तो मैंने बताया कि ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना चाहिए, एग्जाम प्रिपरेशन क्या करना चाहिए. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन आपको क्या करना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू एग्जाम प्रिपरेशन, इट मींस आप जब एग्जाम लिखोगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हर स्टूडेंट को ये मेंटेन करना चाहिए that the paper which is written by the student is clean and clear. Clean, when I say clean, your paper should be free from cutting and overwriting. And when I say clear, it means आपका presentation इतना strong होना चाहिए कि टीचर को वो पढ़ने में तकलीफ नहीं होना चाहिए. Unfortunately, the examiners do not have maximum time or much time to dedicate on a single question or a single paper. आपके एग्जामिनर के पास सिर्फ आपके अकेले का पेपर नहीं होता है. The examiner will have bunch of the papers, और आपको ये देखना चाहिए that when you write the paper, the examiner will find it very easy to check and understand what you have written. The cleaner, the better. जितना ज्यादा क्लीन होगा, उतना ही ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे. The clear writing should be there. आपका लिखा हुआ नंबर 8 5 जैसा दिखना नहीं चाहिए और 5 8 जैसा दिखना नहीं चाहिए. I'm just giving an example. ऐसे जितने भी आपके लेटर्स का प्रॉब्लम है, स्पेलिंग्स का प्रॉब्लम है, राइटिंग्स का प्रॉब्लम है, उन सब को आपको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप इस तरह से प्रॉब्लम एग्जाम में क्रिएट नहीं करोगे. नेक्स्ट इज, अगर आप मैथ्स का पेपर लिख रहे हो तो दिस इज वेरी क्लियर दैट मार्क्स आर इन द स्टेप्स. मार्क्स आर इन द स्टेप्स. हर स्टेप को मार्क्स होता है. ऐसे जरूरी है दैट व्हेनेवर यू कम अक्रॉस और व्हेनेवर यू कंक्लूड अ स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का आगे का पीछे का रीजन क्लियर होना जरूरी है. द एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड कि आपने जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो किस बेसिस पे लिखा हुआ है, based on the previous step जो आपने लिखा हुआ. Okay, so if your steps are missing, then irrespective of whether your answer is correct or incorrect, there is a chance that you will lose the marks. अब steps में क्या क्या आपको काउंट करना चाहिए. For example, if a question is based on a particular formula, then आपके आंसर में फॉर्मूला आना जरूरी है. If a statement is coming or it is written based on a particular concept or theorem, तो वहां पे theorem को as a reason लिखना जरूरी है. So you keep this in mind always that whenever you are writing an answer, your steps are necessary, steps are compulsory. आपको steps को skip नहीं करना चाहिए. मैथ्स के पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू स्कोर वाला पार्ट अगर कोई है
that is figure, construction, graph, that sort of thing. Figures and graph can fetch you easy marks with little concentration. बहुत ज्यादा तकलीफ इसमें होता नहीं because they are easy. And अगर वो परफेक्ट आप कर सकते हो तो देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आपके लूजिंग ऑफ मार्क्स का चांसेस कम हो जाता है. देयर इज फुल पॉसिबिलिटी कि आपको इस पार्ट में पूरे मार्क्स मिले. दिस इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम, जिससे आप ये भी देख सकते हो कि आपका पेपर विद इन टाइम खत्म होगा. बिकॉज अगर इसके प्रैक्टिस आपने प्रॉपरली किए हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है. कम से कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आने वाला अगर कोई पार्ट आपके कंसेप्ट में है, टेक्स्ट बुक में है, दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड ग्राफ वाला पार्ट. इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए. इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, you always see to it that the familiar questions will write first. Of course, हमारा पेपर पैटर्न हम सबको पता है that in section A we have to write all the questions compulsorily. वहां पे ऑप्शन नहीं होता. But when it comes to section B, then there is good marks fetched by the student who selects good questions. आपको आपके सेक्शन बी में से जो क्वेश्चन है उसमें से अच्छे वाले क्वेश्चन सिलेक्ट करने जिसमें आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईसीएसई स्टूडेंट्स के पेपर के पहले 15 मिनट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि उस 15 मिनट्स का यूटिलाइजेशन आप ये चीज के लिए करो कि इन सेक्शन बी which 4 questions are you are going to attempt, which are the 4 primary questions जिसको आपको अटेम्प्ट करके मार्क्स मैक्सिमम स्कोर करने हैं. मैंने बोला सेक्शन ए रीड मत करो, ऐसे नहीं कह रहा. सेक्शन ए रीड करके भी तो आपको फायदा है नहीं, बिकॉज वहां पे सोचने जैसा कुछ है ही नहीं. बिकॉज यू नीड टू राइट ऑल द क्वेश्चंस कंपल्सरी, फिर वो क्वेश्चन आए या नहीं आए. डिसीजन वाला पार्ट कौन सा है? सेक्शन बी. तो एक बार पेपर लिखना शुरू करते हो, 2 घंटे का पेपर होता है आपका, तो वहां पर आपको सेक्शन बी शुरू करते समय ये टाइम वेस्ट नहीं करना है कि which 4 questions you are going to write. वो जो 4 questions है वो आप पहले 15 मिनट में ही डिसाइड कर लो when you are given reading time. बिकॉज वहां पे आपको पहले से पता होगा कि हाँ, यस, यू आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 11. अगर ये पहले से डिसाइडेड है, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन सिलेक्टिंग द क्वेश्चंस. आप वहां पे लिखना शुरू करोगे. एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस सिलेक्शन, यू ऑलवेज सी टू इट दैट द फैमिलियर क्वेश्चंस आर गिवन मोर प्रायोरिटी, क्योंकि उसमें आपका स्कोर करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है. एंड लास्टली, रिवाइज योर पेपर three different aspects. The very first revision जो आप करोगे वो रिवीजन होना चाहिए to check whether you have attempted all the questions or not. पेपर में कितने क्वेश्चन लिखने चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस आपने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए. सेकेंड रिवीजन आपको ये करना चाहिए दैट सारे क्वेश्चन नंबर्स जो भी आपने लिखे हैं, उन सारे क्वेश्चन नंबर्स के आगे जो लिखा हुआ आंसर है वो उसी क्वेश्चन का है या नहीं है. एंड अगर है तो आपने प्रॉपर्ली सॉल्व किया है या नहीं. एंड फाइनली, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर से एक बार आपको पूरा एग्जाम आंसर रिवाइज करना चाहिए, ये देखते हुए कि कहीं पर आपका सिंपल सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक, सिंपल सिंपल प्रेजेंटेशन वाला पार्ट रह तो नहीं गया है ना. अगर ये करते हो आप, इट इज वेरी there is very much possibility that you can reach to the maximum marks. And finally, to achieve 100 out of 100 marks in maths, you should find the solving of maths fun for you. जितने ज्यादा एंजॉय करते हो आप मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे, उतना ये पॉसिबिलिटी होगा कि आपको मैथ में फुल मार्क्स मिलेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स फर्स्ट एंड देन ट्राई सॉल्विंग एज मेनी प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल. जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा. एंड रिमेंबर दैट देयर इज नो शॉर्टकट इन मैथ्स. देयर इज नो शॉर्टकट इन मैथ्स. विद दिस, thank you very much. I hope you all have started preparing for exams very well. इस तरह से मैंने अभी मैथ्स के लिए कुछ बातें बताई है, इसी तरह से मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी गाइडेंस के वीडियोस या डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा. रेफर टू देम एंड ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ट्राई सॉल्विंग द सब्जेक्ट्स विथ मैक्सिमम रिवीजन so that आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस टाइम. ऑल द बेस्ट.